भारत के 51st यानी कि 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और अब देखना होगा कि आगे उनके सामने चुनौतियां मौजूद हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर भारत में सीजीआई और चीफ जस्टिस इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कैसे होती है, जस्टिस संजीव खन्ना के सामने क्या क्या इंपॉर्टेंट मामले आने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है। तो ओवरऑल यही तमाम बिंदुओं पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टिआईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप देखें, सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। खबर में हम ये भी देखेंगे कि जस्टिस संजीव खन्ना के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस क्या रहे हैं, उन पर बात करेंगे। फिर भविष्य में और कौन से मामले जो हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने आ सकते हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। फिर भारत में सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है, क्या प्रोसेस डिसाइड किया गया है, उस प्रोसेस को समझेंगे। और अंत में भारत का कोलिजियम सिस्टम किस तरह से काम करता है, उस सिस्टम को भी देखेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है जुडिशियल इनोवेशन कहलाता है, जिस पूरे सिस्टम के माध्यम से भारत में जजों की नियुक्ति की जाती है हायर जुडिशरी में। तो ओवरऑल इन तमाम बिंदुओं पर डिस्कशन होने वाला है। अंत में आपके लिए एक सवाल भी मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर एक बार खबर को देखा जाए तो खबर यही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शपथ दिला दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया और देश के 51वें सीजीआई जो है बन गए हैं। उनका कार्यकाल जो है वो लगभग 6 महीने के आसपास होने वाला है। वो रिटायर होंगे 13 मई 2025 को। तो ये ओवरऑल आपका खबर का परिचय हुआ। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना के कुछ इंपॉर्टेंट अगर केसेस की आप बात करें तो एक केस आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के था। उनके ऊपर बेसिकली आपका पीएमएलए एक्ट के तहत जो है मुकदमा चलाया गया था, जिसमें जमानत देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्साइज का पूरा केस था, शराब नीति के ऊपर केस था। तो उन्होंने इस बात को लेकर के जमानत की याचिका दायर की थी कि चुनाव प्रचार करने हैं, इसको लेकर के याचिका दी गई थी, क्योंकि उस समय भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। तो डॉक्टर जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो भी उस बेंच में शामिल थे, जिस बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल प्रदान की थी, अंतरिम जमानत प्रदान की थी। तो बेसिकली यहाँ पर अंतरिम जमानत देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया था। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट केस इनका था। दूसरा केस आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर ईवीएम के समर्थन को लेकर के था। जस्टिस संजीव खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पक्ष में फैसला दिया था और पेपर बैलेट की वापसी का विरोध किया था। इसके अलावा एक फैसला जो था वो आपका धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को लेकर के था, जिसमें उन्होंने संविधान की मूल संरचना के अभिन्न अंग के रूप में धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सेक्युलरिज्म है वो भारतीय संविधान का मूल स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए जस्टिस संजीव खन्ना के। तो हमने खबर को देखा। खबर के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट मामले और क्या क्या चुनौतियां जस्टिस संजीव खन्ना के सामने बतौर सीजीआई आ सकती हैं, उनकी अगर आप बात करें तो न्यायमूर्ति खन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों, प्रौद्योगिकी के उपयोग और न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली आपका बहुत सारे मामले जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उन मामलों को किस तरह से निपटाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने आने वाला है। टेक्नोलॉजी को किस तरह से उपयोग किया जाए, जैसे अगर आपको याद हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली हमारी कोर्ट्स में इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कई बार जो है केसेस का रेफरेंस ढूंढने के लिए जो हमारे जजेस हैं वो एआई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम कोर्ट में यूज़ करेंगे उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। और न्यायिक नियुक्तियां किस तरह से की जाएंगी, जो बेसिकली यहाँ पर हायर कोर्ट की बात करें आप, चाहे और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें या लोअर जुडिशरी की बात करें, तो वहां पर जो पोस्ट खाली हैं हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। उन वैकेंसीज को कैसे फिल किया जाए ताकि जो आपके पेंडिंग केस हैं उन केसेस का सही समय पर सही ढंग से निपटान हो सके, ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने आने वाला है। इसके अलावा उनके कोलिजियम में बेसिकली आपका 2 पोस्ट जो हैं खाली होने वाली हैं, 2 रिक्तियां जो हैं आने वाली हैं। एक तो जो हमारे पूर्व सीजीआई हैं वही चले गए हैं और एक और जो रिक्ति है वो जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है।
तो इन रिक्तियों को किस तरह से भरा जाना है, कौन कौन नियुक्त होना है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी एक बड़ा सवाल जो है आपका जस्टिस संजीव खन्ना के सामने हो सकता है। तो एक तो ये सवाल हुआ। इसके अलावा संवैधानिक संरक्षण के आलोक में धन विधेयक संशोधन और धार्मिक प्रथाओं जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी सुनवाई को आवंटित करना भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और इसके साथ साथ मैरिटल रेप को लेकर के बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। इसकी सुनवाई भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच द्वारा की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए जो कि आपका जस्टिस संजीव खन्ना के सामने मौजूद हैं। अब भारत में अगर आप जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप जानना चाहें, वैसे ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कहीं पर नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी एक बार अगर आप इसको देखना चाहें तो इनका जन्म 1960 में हुआ था। एडवोकेट के तौर पर दिल्ली बार काउंसिल में 1983 में इन्होंने एनरोल किया। 2004 में अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल सिविल फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा 2005 में एडिशनल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बनाए गए। 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट के परमानेंट जज बनाए गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष बनाए गए। अब इसके अलावा 2024 में अगर आप देखें तो वर्तमान समय में अब इनको सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया गया है और ये 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। तो ये ओवरऑल जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। इसके अलावा अब हम बात करें कि भारत में जो सीजीआई होते हैं उनकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है, उसके प्रोसेस को अगर आप देखें तो भारतीय संविधान के मुताबिक आर्टिकल 124 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार जो है दिया गया है। और ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो इस संबंध में कुछ लोगों के साथ परामर्श करेंगे। किसके साथ परामर्श करेंगे? तो भारत के जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं, एक तो उनके साथ यहाँ पर परामर्श किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं, जो भी सीनियर लोग हैं, उनके जो भी सीनियर जजेस हैं, उनके साथ यहाँ पर जो है आपका कंसल्टेशन की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। आमतौर पर अगर आप प्रोसेस की बात करें कि ये तो आपका वो प्रोसेस हो गया जो कि संविधान में दिया गया है, लेकिन हम किस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं उसकी अगर आप बात करें तो आमतौर पर जिस प्रैक्टिस का इस्तेमाल होता है वो ये है कि भारत के जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने अगले जो उत्तराधिकारी हैं, जो अगले चीफ जस्टिस हैं, उनके बेसिकली नाम को यहाँ पर रेकमेंड करते हैं। और प्रैक्टिस ये रही है कि बेसिकली जो भी उनके बाद सबसे सीनियर जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के तौर पर रेकमेंड किया जाता है राष्ट्रपति को, और फिर इस रिकमेंडेशन के आधार पर बेसिकली यहाँ पर आपका राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर अपना अंतिम निर्णय लेते हैं और केंद्र सरकार इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी करती है। ये आपका जो है सामान्य प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल जो है वो भारत में किया जाता है। तो ओवरऑल अगर संवैधानिक आधार पे आप बात करें तो जो शक्ति दी गई है वो भारत के राष्ट्रपति को दी गई है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने सीजीआई की नियुक्ति पर बात कर ली। अगर शक्तियों की बात करें तो कोई खास शक्ति यहाँ पर सीजीआई के पास नहीं होती है। सीजीआई को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, यानी कि बेसिकली कौन से मामले में कौन से जज सुनवाई करेंगे, कितनी जजेस की बेंच बनाई जाएगी, ये सब डिसीजन लेने का निर्णय जो है वो आपके सीजीआई के पास मौजूद होता है। बाकी कोई खास शक्ति ऐसी मौजूद नहीं होती, जैसे वीटो पावर जैसा कॉन्सेप्ट है वो सीजीआई के पास मौजूद नहीं होता है। बिल्कुल सामान्य जज की तरह काम करते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि रोस्टर तय करने में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है माना जा सकता है। इसके अलावा अगर भारत के कोलेजियम सिस्टम की बात करें कि हम जिस कोलेजियम सिस्टम का जिक्र करते हैं जिसके माध्यम से भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, वो कोलेजियम सिस्टम क्या है और उस सिस्टम का इतिहास क्या है, उसको अगर आप देखें तो कोलेजियम सिस्टम आप कह सकते हैं कि ये भारत में नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है। यानी कि बेसिकली जजों की नियुक्ति कैसे की जाएगी और जजों का ट्रांसफर कैसे होगा। यानी कि एक हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में कौन सा जज जाकर के काम करेगा, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस करने की जो जिम्मेदारी है वो आपका कोलेजियम की होती है, जिसमें जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में सबसे पहले आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ इसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उसमें आपको 5 मेंबर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारतीय संविधान में कोलेजियम सिस्टम का जिक्र नहीं किया गया है। हमने आर्टिकल 124 की बात की जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि भारत में जजों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर भारतीय संविधान में सीजीआई की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है तो फिर ये प्रोसेस आता कहाँ से है। तो इस प्रोसेस की हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो इस पूरी जो सिस्टम है इसका जन्म होता है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस के माध्यम से। कौन कौन से डिसीजन हैं?
इसमें जो पहला डिसीजन है वो है आपका फर्स्ट जज केस 1981, जिसको एसपी गुप्ता केस भी कहा जाता है। क्या हुआ था इस केस में? तो हमने देखा कि आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को देता है कि राष्ट्रपति जो है वो जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श शब्द का जिक्र किया गया, यानी कि बेसिकली राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे वो अपने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद करेंगे। तो सवाल यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि बेसिकली आपका परामर्श शब्द का मतलब क्या है? क्या परामर्श शब्द जो है उसका मतलब सहमति से है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत होता है क्या केवल तभी नियुक्ति की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा था कि परामर्श शब्द का मतलब जो है वो सहमति से नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीजीआई जो भी रिकमेंडेशन देते हैं वो रिकमेंडेशन बाध्यकारी नहीं थी। कब तक? वो रिकमेंडेशन बेसिकली आपका 1981 में फिक्स कर दिया गया कि सीजीआई के रिकमेंडेशन बाध्यकारी नहीं है, और लंबे समय तक ये मामला जो है चलता रहता है। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड जज केस 1993। तो सेकंड जज केस में बेसिकली आपका 9 जजों की एक बेंच मौजूद थी, और इस 9 जजों की बेंच ने अपने पिछले निर्णय यानी कि 1981 का जो डिसीजन था उसको खारिज कर दिया था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत यानी कि न्यायालय के इंटीग्रिटी की रक्षा करना, न्यायालय की जो अखंडता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो खुद न्यायालय की है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में जो परामर्श शब्द का जिक्र दिया गया है उस परामर्श का मतलब अनिवार्य और बाध्यकारी है। यानी कि अगर सीजीआई कोई भी डिसीजन देते हैं, कोई रिकमेंडेशन देते हैं, तो वो सरकार के लिए मानना अनिवार्य है और बाध्यकारी है, यानी कि बाइंडिंग है, सरकार को उसको मानना ही पड़ेगा। और इस तरह से सेकंड जज केस के माध्यम से भारत में कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में भारत की कोलिजियम प्रणाली जो है वो अपना मौजूदा स्वरूप प्राप्त करती है। क्या हुआ था थर्ड जज केस में? तो थर्ड जज केस में बेसिकली आपका आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया गया था। आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति चाहें तो वो किसी कानूनी मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो है राय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा गया कि जो परामर्श शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कंसल्टेशन शब्द लिखा हुआ है, क्या बेसिकली उस पर सुझाव मांगा गया था? तो मौजूदा उस पर सुझाव ये मांगा गया था कि बेसिकली यहाँ पर आपका जो परामर्श शब्द लिखा हुआ है या फिर जो आपका जो रिकमेंडेशन है वो केवल सीजीआई की मानी जाएगी या फिर आपका जो दूसरे जजेस हैं उनकी रिकमेंडेशन भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये डिसीजन दिया था कि यहाँ पर जो रिकमेंडेशन की बात हो रही है वो केवल सीजीआई का मत नहीं है, बल्कि जो 4 वरिष्ठतम जज हैं उनका मत भी यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो इस तरह से भारत में जो कोलिजियम प्रणाली है उसने अपना मौजूदा स्वरूप प्राप्त किया था। तो ये ओवरऑल भारत की कोलिजियम प्रणाली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आप देखें, सवाल में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी कोलिजियम प्रणाली। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।